तो ये क्या हुआ, ये हुआ एक प्रकाश वर्ष में कितने, एक वर्ष में कितने सेकंड होते हैं। अब दूसरी चीज हमें क्या देखना है कि जो सूर्य का प्रकाश है उसकी चाल क्या है, और वो चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो तब हम एक प्रकाश वर्ष में चली गई दूरी की बात करेंगे तो दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। और चाल कितनी है 3 × 10⁸ गुना 365, ये अब समय कितना है 365 × 24 और इंटू 60 × 60। और जब इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे तो अंत आएगा 9.46 × 10⁻16 मीटर। ये क्या आया हमारा, ये आया प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और उसी को क्या कहते हैं, एक प्रकाश वर्ष। तो दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर कोई बात समझ में नहीं आती है दोस्तों तो मेरा नंबर आपको मिल ही गया होगा वीडियो में, कोई भी मुझे व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके पूछ सकता है। तो दोस्तों हम कहाँ थे अपने टॉपिक पे, अब बात यहाँ एडविन पी हब्बल की थी, और उन्होंने बताया था कि पृथ्वी का व्यास, हमारे ब्रह्मांड का व्यास कितना है 250 करोड़ प्रकाश वर्ष। अब बात आती है दोस्तों ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेके अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत दिए, और उसमें से जो सबसे प्रचलित मत है या फिर अवधारणा है या फिर सिद्धांत दिया गया, वो सिद्धांत है हमारा, पहला सिद्धांत क्या है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। ये सिद्धांत दोस्तों पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित है और इसी को ही सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। तो अधिकांश देशों में हम इसी सिद्धांत का अध्ययन को आधार मानते हुए ब्रह्मांड की उत्पत्ति किस तरह से हुई, इसी को आधार मान के हम लोग अध्ययन करते हैं। और दूसरा सिद्धांत क्या है दोस्तों, दूसरा सिद्धांत है दोस्तों स्फीति सिद्धांत। स्फीति सिद्धांत ये है दोस्तों इन्फ्लेशन थ्योरी। और एक और दोस्तों तीसरा सिद्धांत है, वो दोस्तों क्या है, साम्य अवस्था सिद्धांत। ये दोस्तों है स्टेडी स्टेट थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। और एक और चौथा सिद्धांत है दोस्तों, और उस चौथे सिद्धांत का नाम है दोस्तों दोलन सिद्धांत। दोलन सिद्धांत दोस्तों इसको बोलते हैं पल्सेटिंग थ्योरी। पल्सेटिंग थ्योरी। तो इस प्रकार से दोस्तों हम देखते हैं कि जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी उत्पत्ति को लेके अलग अलग 4 अलग अलग अवधारणाएं दी गई है, और इन चारों को हम क्या मानते हैं, इन चारों को प्रामाणिकता जरूर है, लेकिन इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम किसको मानते हैं, बिग बैंग सिद्धांत को। और दोस्तों आप सभी को पता भी होगा कि एक मूवी आई थी जिसका नाम बिग बैंग था, और वो इसी पर आधारित थी कि हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। अब दोस्तों देखते हैं बिग बैंग थ्योरी को। और दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, इन सब सिद्धांतों का मेरा बताने का जो मूल विषय था, ये मेरा मूल विषय ये था कि जब आपके सामने ये कभी ये पूछेगा नहीं कि ये थ्योरी किसने दी है या फिर किसने नहीं दी, और ये थ्योरी कब कब दी गई है, ये आप बिल्कुल नहीं पूछेगा। ये हो सकता है कि 12th के ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में ज़रूर पूछ लिया जाए, लेकिन आपसे सामान्य अध्ययन के तौर पर ये कभी भी नहीं पूछेगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि आपको किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में ये ज़रूर पूछ सकता है। आपको 4 सिद्धांत देगा, 1, 2 और 3 और 4, और ये ज़रूर पूछ सकता है, और पहले भी पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है। 3 आपको सिद्धांत दे देगा और 1 रॉन्ग दे देगा।
या फिर कहेगा कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सिद्धांत है। एक सही देगा और 3 अलग अलग गलत देगा। तो ये क्वेश्चन जरूर पुटअप हुआ है और आगे भी ये क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो आपको सिर्फ यही याद रखना है कि कौन कौन से वो सिद्धांत हैं जो हमारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति को परिभाषित करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं बिग बैंग थ्योरी। इसको जरूर देख लेते हैं कि ये किसने दिया है। एक हमारे महान खगोलविद और पादरी हुए। पादरी कौन होता है? पादरी कौन होता है? जो चर्च में रहता है। जैसे हमारे यहाँ हिंदू मंदिरों में पुजारी होता है, मस्जिदों में मौलवी होता है, ऐसे ही पादरी कौन लोग होते हैं? जो चर्च में रहते हैं। उनका नाम हुआ जॉर्ज लेमेंतियर। इन्होंने ये सिद्धांत दिया था बिग बैंग थ्योरी, या फिर कहे तो बिग बैंग सिद्धांत। ये क्या करता है? ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति को प्रमाणित करता है। अब ये कैसे प्रमाणित करता है दोस्तों? इस सिद्धांत के अनुसार बताया गया कि आज से लगभग 14 अरब वर्ष पहले, 14 अरब वर्ष पहले संपूर्ण द्रव्यमान, संपूर्ण छोटे और बड़े पिंड एक सिंगल रूप में एक किसी बिंदु पर केंद्रित थे। अर्थात कहे कि सभी इस संसार में जितनी भी वस्तुएं समाहित थी वो कहाँ? एक बिंदु पर जुड़ी हुई थी। और इस बिंदु पर दबाव और ताप बढ़ने के कारण, इस बिंदु पर क्या हुआ कि किन्हीं बलों के कारण दबाव बढ़ता गया और अंततः क्या घटना हुई कि ये बिंदु जब किसी वस्तु के ऊपर, आप सामान्य रूप से देख सकते हैं कि जब किसी वस्तु के ऊपर चारों तरफ से दबाव बढ़ेगा तो वस्तु में कौन सी संभावना बनेगी कि वस्तु के साथ में कौन सी घटना होगी? जब किसी वस्तु पर ऐसे दबाया जाएगा, उसको कंप्रेस किया जाएगा, तो उस पर दबाव बढ़ने के साथ साथ में उसका तापमान भी बढ़ने लगेगा और एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो वस्तु में क्या होगा? टूट जाएगी और अनेकों टुकड़ों में क्या होगा? वो विभाजित हो जाएगी। तो इस प्रकार से जो ये एक हमारा पिंड था अनंत काल में, या फिर कहे वैज्ञानिकों के अनुसार 14 अरब वर्ष पहले, कि ये हमारा पिंड दबाव, अत्यधिक दबाव और ताप के कारण टुकड़ों में टूट गया और असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ। असंख्य पिंडों का निर्माण हुआ। ये पिंड ही हमारी आकाशगंगा कहलाई। आकाशगंगा किसको बोला गया? कि जब हमारा आज से 14 अरब वर्ष पहले संपूर्ण द्रव्यमान एक बिंदु पर केंद्रित था और उस पर दबाव और ताप बढ़ने के कारण ये टूटा, इसका विखंडन हुआ और ये असंख्य पिंडों में विभाजित हो गया और इसी को हमने क्या नाम दिया? आकाशगंगा। इसके कुछ समय बाद फिर ठीक यही स्थिति रिपीट हुई और फिर हमारा यही स्थिति रिपीट होने के बाद में एक बार फिर विखंडन हुआ और बहुत सारे टुकड़ों में ये विभाजित हुआ। चूंकि ये दाब, बहुत ज़्यादा दाब और अत्यधिक ताप के कारण ये टुकड़े भी क्या थे? बहुत उच्च ताप वाले टुकड़े थे और इन्हीं टुकड़ों का फिर से विखंडन हुआ और ये टुकड़े निकले और इन्हीं टुकड़ों से हमारे तारे बने। क्या बने? चूंकि ये गर्म थे, इनके पास उष्मा थी, चमक थी, ये क्या कहलाए दोस्तों? ये वही पिंड तारे कहलाए। और फिर जाके दोबारा से विखंडन हुआ और विखंडन होने के बाद में लगभग ये घटना 14 अरब वर्ष पूर्व हुई और ये घटना 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुई। हमारे सौर मंडल की क्या हुई? उत्पत्ति हुई। ग्रह उपग्रह जो ठंडे हुए और जब सौर मंडल बना, जब वायु का निर्माण हुआ, तो ये क्या हुआ? हमारे सौर मंडल की क्या हुई? उत्पत्ति हुई।
दोस्तों जब ये एक पिंड था, एक बिंदु पर निर्धारित था, उससे पहले हमारे यहाँ ना कोई समय था, उससे पहले हमारे ना कोई स्थान था, क्योंकि ये सिर्फ एक बिंदु था। जब इसका विखंडन हुआ और ये अलग अलग हिस्सों में बट गए तो हमारे यहाँ दूरी और समय का निर्धारण उसके बाद किया गया। तो इस प्रकार से ग्रह, उपग्रह और तारे और जितने भी उल्कापिंड कहे या फिर क्षुद्र ग्रह कहे या फिर पुच्छल तारे कहे या जितनी भी तमाम पिंड हैं जो हमारे इस ब्रह्मांड में स्थापित है और हमारे सौरमंडल का कब से उत्पत्ति मानी जाती है 4.5 अरब वर्ष पूर्व से। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हुआ कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार से क्या हुआ दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में जब हमने अपनी आकाश गंगा, चूँकि हमारी आकाश गंगा कौन सी है, हमारी आकाश गंगा जिसको हम अपनी आकाश गंगा मानते हैं, जिसका हिस्सा क्या है, सूर्य और समस्त ग्रह उपग्रह क्या है, उसका हिस्सा है। ये हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, मंदाकिनी। दोस्तों यहाँ सबसे जरूरी जो क्वेश्चन बनता है, कई बार पूछ लेता है कि हमारी मंदाकिनी का तो आजकल सबको पता है। मंदाकिनी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हमारी मंदाकिनी का क्या, हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है, तो हम लोग बोल देंगे मंदाकिनी। क्वेश्चन ये है कि हमारी आकाश गंगा के सबसे पास वाली आकाश गंगा कौन सी है। हमारी आकाश गंगा के पास वाली पूछेगा या फिर पूछेगा मंदाकिनी के सबसे पास वाली आकाश गंगा कौन सी है। तो इसमें दोस्तों आपको ये याद रखना है और नोट कर लेना है, एंड्रोमेडा। ये क्या है, एंड्रोमेडा। इसका क्या नाम हुआ, एंड्रोमेडा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। इसके बाद हमें क्या देखना है, हमारा जिससे हमको पूर्ण रूप से हम लोग निर्भर है, ऊर्जा कौन देता है, सूर्य। सूर्य क्या है, एक तारा है। इसमें एक और क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि सूर्य के बाद हमारे सबसे नजदीक का तारा, हमारे सबसे नजदीक का तारा ये क्या है दोस्तों, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन दोस्तों आप कभी पढ़ोगे, अध्ययन करोगे, ये हमारे सूर्य का सबसे, या हम कहे कि सूर्य के हम कहे कि हमारे सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन दोस्तों सूर्य हमें बहुत बड़ा दिखाई पड़ता है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी जब हम रात को लेट के देखते हैं तारे, सूर्य भी एक तारा है क्योंकि इनके पास अपनी उष्मा है और ये चमकता है। लेकिन प्रॉक्सिमा सेंचुरी हमें सूर्य के समान दिखाई नहीं पड़ता, और ना ही जो हमें यहाँ से सबसे बड़ा तारा दिखाई पड़ता है, ना ही वो क्या है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। एक तारा होता है साइरस या फिर कहे डार्क। ये अपने आप में बहुत विशाल तारा है और लगभग सूर्य से जो इसका द्रव्यमान है, डॉग या साइरस का जो द्रव्यमान है वो 2 गुना क्या है, सूर्य से है। वो क्या है, 2 गुना ज़्यादा द्रव्यमान किसके अंदर है, साइरस या डॉग। ये हमारा क्या है, ये हमारा सबसे चमकीला तारा है और इसका द्रव्यमान 2 गुना है सूर्य का, और इसकी जो चमक है वो 20 गुना किससे है, सूर्य से। तो हम देख लेते हैं कि जो हमारा सूर्य के, ये हमें याद रखना है कि सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। लेकिन सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो रात को तारा दिखता है उसका क्या नाम है, साइरस डॉग। तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और कैसे हमारी आकाशगंगा की उत्पत्ति हुई और कैसे ग्रह और उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। अब दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा
वो ये रहेगा कि हमें सबसे पहले ये जान लेना होगा, ये बहुत छोटे छोटे से टर्म हैं, उनको अच्छे से समझ लेना होगा और फिर हमें आगे बढ़ना होगा कि जब हमारा आज से 4 अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ, अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ, अरब वर्ष पूर्व सौरमंडल का निर्माण हुआ, तो सौरमंडल चूंकि सिर्फ ग्रह और सूर्य को हम सिर्फ सौरमंडल का नाम नहीं देते, यहाँ और भी बहुत सारे पिंड हैं और उन पिंडों को हमें एक एक करके बड़े अच्छे से समझ लेना होगा, ताकि आने वाले समय में हमारा जो अवधारणा है या फिर हमारी जो थिंकिंग है, हमारा जो विचार है, एक एक चीज़ को लेके बिल्कुल क्लियर हो, बिल्कुल स्पष्ट हो। तो दोस्तों हम इनमें सबसे पहले क्या देखेंगे दोस्तों, ग्रह। चूँकि ग्रह और सूर्य इनका अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्व है और हम लोग दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे वैज्ञानिक लगातार इसमें प्रयास कर रहे हैं। और पहला क्या है हमारा ग्रह, हमें ग्रहों को समझना होगा। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में 8 ग्रह है, ये पहले 9 हुआ करते थे, लेकिन हमारे प्लूटो साहब श्रेणी से बाहर हो गए। वो किस लिए बाहर हुए अभी ग्रह पढ़ाएंगे, उसमें बताएंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या है, उपग्रह। फिर हमारा क्या है, क्षुद्र ग्रह। फिर हमारा क्या है, उल्का पिंड। फिर हमारा क्या है दोस्तों, पुच्छल तारा। इन सभी को हमें एक एक करके अच्छे से डिफाइन कर लेना होगा, ताकि हमारी एक अच्छी समझ भूगोल को लेकर बन सके। और फिर हमारी 3 ऐसी घटनाएं हैं जो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में स्थापित होती है और उन तीनों को अलग अलग नाम दिया गया है। और एक घटना उनमें से है सुपर मून, दूसरी घटना है ब्लू मून और तीसरी घटना है ब्लड मून। इन तीनों घटनाओं को भी अच्छे से पढ़ लेना होगा, क्योंकि ये कभी कभी हमसे क्या है एग्जाम में पूछता है। तो हमारी पकड़ कहाँ बहुत मजबूत होनी चाहिए, ग्रह का हमें पता होना चाहिए कि ग्रह किसको बोलते हैं, प्लूटो को क्यों बाहर किया गया, ऐसी क्या बात थी कि हम पहले 9 ग्रह मानते थे और पंडित लोग आज भी 9 ही ग्रह मानते हैं, लेकिन हमारा विज्ञान क्या कहता है कि नहीं 8 ग्रह है। इसी प्रकार से हमें उपग्रहों को देखना होगा। उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं, एक वो उपग्रह जिनको हमारे वैज्ञानिक हमारी अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करते हैं या स्थापित करते हैं, और दूसरे वो उपग्रह जो ग्रहों का चक्कर लगाते हैं। तो या कहे कि कृत्रिम और प्राकृतिक 2 तरह के हम उपग्रहों के बारे में पढ़ेंगे। ये ग्रह तो है, क्षुद्र ग्रह क्या है कि ग्रह तो है लेकिन क्षुद्र है, कहीं ना कहीं उनकी कोई दूसरी स्टोरी है, वो ग्रहों से भिन्न है। तो हम क्षुद्र ग्रहों का भी अध्ययन करेंगे और इसके बाद इसी प्रकार से उल्का पिंड और पुच्छल तारा को भी हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। इसके बाद सुपर मून और ब्लू मून और ब्लड मून। दोस्तों आपको एक एक चीज़ डिफाइन करते हुए चलना है और समझना है, और आपको ये नहीं है कि सिर्फ क्लास ही पढ़नी है। इसके बाद आपको कोई भी बुक जो आपको मार्केट में उपलब्ध लगे और अच्छी लगे, आपको उसमें अध्ययन करना है। और कहीं ना कहीं आपकी एक अच्छी समझ मेरे हिसाब से बन जानी चाहिए, क्योंकि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे और फिर अध्ययन करेंगे तो कहीं ना कहीं एक अच्छी समझ हमारी पुस्तक के अंदर और अपने आप में स्थापित होगी। इसलिए दोस्तों आपको बहुत अच्छे से किसी भी पुस्तक का अध्ययन करना है और अपने आप को देखना है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ और ये सब चीज़ें मुझे अच्छे से समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो दोस्तों इसी के साथ और ये सब चीज़ें हम डिफ़ाइन करेंगे अपनी जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद।